हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेश है। मैं गांधीनगर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चरर हूँ। ये वीडियो एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लेटेस्ट ईवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ईवीएस का जो सिलेबस है उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। थ्योरी जो है वो 70 नंबर की है और प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का है। 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 जो है वो एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन के साथ है, डील करता है। चैप्टर 2 वाटर पोल्यूशन के साथ डील करेगा। चैप्टर 3 सॉइल डिग्रेडेशन है। चैप्टर 4 सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है। चैप्टर 5 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है। चैप्टर 6 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और चैप्टर 7 जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन है। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में विल टॉक अबाउट हम एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है? हमने एयर पोल्यूशन, उसके सोर्सेज और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। हमने पढ़ना है कि इम्पैक्ट क्या है एयर पोल्यूशन का एनवायरनमेंट पे, और हम गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। जो इसी चैप्टर का सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका सोर्स क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या है हेल्थ पे, और हम पढ़ेंगे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। एटमॉस्फेयर जैसे आपको पता ही है एक थिन ब्लैंकेट है गैसेस का जो हमारे सरफेस को कवर करता है, और ये गैसेस जो होती हैं इनको ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करके रखती है। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनमें बहुत सारे गैसेस मौजूद हैं। आप इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, आर्गॉन और हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस मिलती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं, और नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन लगभग 78% है और ऑक्सीजन की 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसनट्रेशन इस वक्त मौजूदा टाइम पे 0.04% है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो जो वर्ड पोल्यूशन है ये एक लैटिन वर्ड से आया है पोल्यूटस, जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग फाउल, अनक्लीन और डर्टी। अब एयर पोल्यूशन की बात करें तो अगर हम एटमॉस्फेयर में केमिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करें, जो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐड होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो, तो हम उस फिनोमेना को एयर पोल्यूशन कहते हैं, और इसको ट्रोपोस्फेरिक एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है। सोर्सेज की बात की जाए, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, वो वॉल्केनिक इरप्शन से आ सकते हैं, फॉरेस्ट फायर से आ सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, वायरसेस, बैक्टीरिया, सी सॉल्ट स्प्रे और डिकेइंग वेजिटेशन नेचुरल सोर्सेज हैं। उसी तरह से एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज या मैन कॉज सोर्सेज जो हैं वो स्टेशनरी सोर्सेज और मोबाइल सोर्सेज पाए जाते हैं। स्टेशनरी सोर्सेज का मतलब होता है जो पोल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से रिलीज़ किए जाते हैं, और मोबाइल सोर्सेज वो होते हैं जो गाड़ियों से रिलीज़ किए जाते हैं। स्टेशनरी सोर्सेज में पॉइंट सोर्सेज होते हैं, फ्यूजिटिव सोर्सेज होते हैं और एरिया सोर्सेज होते हैं। पॉइंट सोर्सेज होते हैं फिक्स्ड पोल्यूशन सोर्सेज जैसे कि फैक्ट्रीज़। फ्यूजिटिव सोर्सेज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या माइनिंग एक्टिविटीज़ से एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स आते हैं, और एरिया सोर्सेज जो होते हैं ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ या लार्ज अर्बन एरिया जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स ऐड करेंगे ये वो वाले सोर्सेज होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की बात की जाए तो एयर पोल्यूटेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ब्रॉडर कैटेगरीज इसकी हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज़ किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो बनते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पार्टिकुलेट मैटर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके सोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज में वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स आ सकती हैं, और जो मैन मेड सोर्सेज हैं उसमें स्टेशनरी सोर्सेज और मोबाइल सोर्सेज हो सकती हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग की है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, जिसमें कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। फर्दर अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो हैं ये डायरेक्टली एमिट किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और इनके सोर्सेज का हमें पता होता है। ये कुछ एग्जांपल जिसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की हैं जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स भी हैं, यानी कि वो पोल्यूटेंट्स जिनको मॉनिटर किया जाता है। इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं जो ज़्यादातर कोल बर्निंग से आते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से या पेट्रोलियम की बर्निंग से आते हैं, लेड जो कि एक पर्टिकुलेट मैटर का एक फॉर्म में आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है जो इनकम्प्लीट कंबशन से आती है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी इनको बोला जाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनते हैं। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं
और उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूशन होता है। इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये फोटोकेमिकल स्मॉग इसकी एक एग्जांपल है, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके स्मॉग लाइक कंडीशंस क्रिएट करती हैं, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हार्मफुल गैसेस होती हैं जो ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के अलावा दो और कैटेगरीज हैं, गैसेस एंड पर्टिकुलेट मैटर। गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है। ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होती है। ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। उसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से एसिड रेन होती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से भी एसिड रेन होती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ज़्यादातर कोल बर्निंग से रिलीज़ होती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गाड़ियों में जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं उससे रिलीज़ किया जाता है, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लंग टिश्यू को डैमेज करता है। उसी तरह से ओजोन जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, और ये ओजोन जो है ग्राउंड लेवल ओजोन इसको बोलते हैं, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है और ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। कैटेगरी जो है वो पार्टिकुलेट मैटर की है। पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। इनके साइज़ के बेसिस पे इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इनको एरोसॉल्स भी बोला जाता है। ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं अगर ये हवा में काफ़ी देर तक रहें, और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं अगर हम इनको इनहेल करके हमारे लंग्स तक पहुँचे। ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं कुछ इनमें। इनका साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर जो है दैट इज़ रफली द साइज़ ऑफ द ह्यूमन हेयर। हमारे बालों का साइज़ जो है उसका अगर हम डायमीटर देखें तो वो 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये उससे भी छोटे होते हैं। तो जो हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर होता है उनका साइज़ जो है दैट इज़ लेस देन 10 माइक्रोमीटर। सो ये पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं दे कम इन डिफरेंट साइजेस। इसमें PM10 पार्टिकल जो हैं जिनका साइज़ 10 माइक्रोमीटर होता है उनको कोर्स पार्टिकल्स बोलते हैं। PM2.5 जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन होता है उनको फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं, और 0.1 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स को अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स या PM0.1 बोलते हैं। जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं उनका साइज़ PM2.5 से लेके 4 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ये पार्टिकुलेट मैटर डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, और इन पार्टिकल्स को हमारी नेज़ल पैसेज रोक नहीं पाती है। दे एंटर इनटू आवर नेज़ल पैसेज, हमारी नाक के हेयर के थ्रू, और जो म्यूकस होता है उसमें ये फंसते नहीं हैं। दे अल्टीमेटली रीच जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, उनके अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल वो पार्टिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स जो डीजल इंजन से रिलीज़ होते हैं जिनको हम सूट पार्टिकल्स बोलते हैं। उनकी सरफेस पे बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हमारे लंग में जाके लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। सो इन पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो जो PM10 पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ डायमीटर जो है 10 से लेके 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में रेंज करता है। दे आर लार्ज साइज पार्टिकल्स, और इसकी वजह से ये जल्दी बैठ जाते हैं। रैपिड सेडिमेंटेशन होती है इनमें। ये हमारे बॉडी के जो नेचुरल डिफेंसेस होते हैं जैसे नोज़ और थ्रोट होते हैं उनमें से पास होकर हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं। PM2.5 का साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ये हवा में काफ़ी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं और काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये पावर प्लांट से, इंडस्ट्री से और ऑटोमोबाइल से रिलीज़ होते हैं, और ये हमारे लंग्स में डीपर टिश्यू में जाके वहाँ पर डैमेज कॉज कर सकते हैं। PM0.1 जो होते हैं अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स होते हैं। इनका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसमें इनकी कंपोजिशन जो है ज़्यादातर इनऑर्गेनिक आयंस, हाइड्रोकार्बन्स और मेटल्स होती हैं। ये हमारे लंग टिश्यू से पास होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं, और ये ऑक्सीजन की तरह ये सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डेप्थ तक या हमारे सेलुलर लेवल तक हमारे को डैमेज पहुंचा सकते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स की बात की जाए पार्टिकुलेट मैटर की तो ये हमारे पल्मोनरी सिस्टम को यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। लंग इंजरी कॉज कर सकती हैं जो लॉन्गर रन्स में हमारे लंग टिश्यू को डैमेज करती है। हम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लंग फंक्शन अल्टर हो जाता है, पल्मोनरी डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं, और जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का या लंग्स का वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कुछ एडवर्स इम्पैक्ट जो हैं पार्टिकुलेट मैटर के वो ये हैं कि ये आई इरिटेशन, नोज़ इरिटेशन और थ्रोट इरिटेशन कॉज करते हैं। ये लंग टिश्यू को इन्फ्लेमेट कर सकते हैं, लंग फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। जो बच्चे हैं उनमें एस्थमेटिक अटैक्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। जो बच्चे हैं उनमें प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट हो सकता है, और वो लोग जो हार्ट डिजीज़ या लंग डिजीज़ से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनमें प्री मैच्योर डेथ हो सकती है।
स्टूडेंट्स, कंट्रोल मेथड्स की बात की जाए तो ये जो कंट्रोल मेथड्स इस स्लाइड में देख रहे हो आप, ये पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस पोल्यूटेंट्स के लिए हैं जो इंडस्ट्री से रिलीज़ होते हैं। सो हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंट्रोल मेथड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर और कंट्रोल मेथड्स फॉर गैसेस पोल्यूटेंट्स। जो पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं वो हैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स, साइक्लोन सेपरेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स या बैग हाउस फिल्टर्स भी इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और वेट स्क्रबर्स। उसी तरीके से गैसेस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, कंडेंसेशन एंड इंसिनरेशन। ये मेथड्स टिपिकली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हैं। जो पोल्यूशन गाड़ियों से रिलीज़ होता है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ सेपरेट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये मेथड्स टिपिकली और स्पेसिफिकली हम इंडस्ट्री से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स। सो सबसे पहला मेथड जो है वो है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। सो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर एक सिंपल सा एक मेथड होता है जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हैं। इस मेथड में एक चैम्बर में पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है उसको इंसर्ट किया जाता है। पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम की वेलोसिटी को रिड्यूस किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, वो धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सेटल डाउन कर जाएं इस चैम्बर के बॉटम में। और ये बॉटम में जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर्स बने हैं इनको डस्ट हॉपर्स बोलते हैं, और वो बाद में उनको वहाँ से निकाल के इन पार्टिकुलेट मैटर को कहीं और किसी और प्रोसेस के थ्रू डंप किया जाता है। सो सेकेंड स्टेप है साइक्लोन सेपरेटर्स। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इसमें होता क्या है कि जो पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम है उसको एक साइड से इंसर्ट किया जाता है चैम्बर में टेंजेंशियल एक्सिस पे, और एक हेलिकल फ्लो पैटर्न बनता है। जब ये पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम रोटेट करती है तो जो उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है वो आउटर वॉल्स के चैम्बर के आउटर वॉल्स से स्ट्राइक करती हैं, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से वो बॉटम में इकट्ठी हो जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर, और बाद में उन पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर दिया जाता है। जो क्लीन एयर है वो इस चैम्बर के सेंटर में से पास होके फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैम्बर वो वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। थर्ड मेथड है फैब्रिक फिल्टर्स या बैग हाउस फिल्टर्स। ये फैब्रिक फिल्टर्स या बैग हाउस फिल्टर्स ये सिमिलरली फंक्शन करते हैं जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर फंक्शन करता है। ये फैब्रिक फिल्टर्स जो हैं इनमें जो बैग्स होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैम्बर, और ये बैग्स जो होते हैं ये फेल्टेड कॉटन के, सिंथेटिक मटेरियल के या ग्लास फाइबर के बने होते हैं। जो पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम है जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है उसको हॉपर से इंसर्ट किया जाता है, और इसके अंदर जो हैवियर पार्टिकुलेट मैटर होते हैं या हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे पहले ही बैठ जाते हैं, और जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो जब राइज करते हैं पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम के साथ तो वो इन बैग्स के इंटीरियर पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और क्लीन एयर जो होती है वो ऊपर से फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैम्बर वो रिलीज़ की जाती है। इन बैग्स को क्लीन किया जाता है शेकिंग मैकेनिज्म से या रिवर्स एयर फ्लो मेथड से, ताकि उसके अंदर डस्ट एक्यूमुलेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर डस्ट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी या पार्टिकुलेट मैटर की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी तो उनमें उनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए इनको शेकिंग मैकेनिज्म से या रिवर्स एयर फ्लो मेथड से साफ़ किया जाता है। सो फोर्थ मेथड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, और देखा गया है कि ये लगभग 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकती हैं। तो इस मेथड में हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको कलेक्टिंग प्लेट्स बोलते हैं, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिनको डिस्चार्ज वायर्स बोलते हैं। इन डिस्चार्ज वायर्स को हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है जो 20 से लेकर 80 किलो वोल्ट तक रेंज करती है, और इस हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और जो पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है जब वो इन डिस्चार्ज वायर्स से पास होती है तो ये हाई वोल्टेज इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज कर देती है, और अल्टीमेटली ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स पे या कलेक्टिंग प्लेट्स पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इन कलेक्टिंग प्लेट्स को रिमूव करके उनके ऊपर डिपॉजिटेड पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट किया जाता है और उनको कहीं और किसी और तरीके से डंप किया जाता है। एक और मेथड जो हम स्टडी करेंगे वो है वेट स्क्रबर्स। नाउ वेट स्क्रबर जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं साइक्लोन सेपरेटर्स के, बट इनमें और साइक्लोन सेपरेटर्स में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम स्क्रबिंग लिक्विड यूज़ करते हैं। सो ये एक एफिशिएंट मेथड है जो पार्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव कर सकता है और गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर सकता है। इन वेट स्क्रबर्स में हम पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम को जब इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द बॉटम तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनके ऊपर पानी जो है वो स्प्रे की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है, और जिसकी वजह से
जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एडियर हो जाते हैं इन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ और अल्टीमेटली कलेक्ट होते हैं हॉपर में, और वहाँ पर उनको बाद में रिमूव किया जा सकता है और उनको डंप किया जा सकता है। ये जो कलेक्टेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं अलॉन्ग विद वाटर, इनको स्लज भी बोला जाता है, और इनको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में या लैंडफिलिंग में जाके डिस्पोज या डंप किया जाता है। डिफरेंट टाइप के वेट स्क्रबर्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें कॉमन जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं वो स्प्रे टॉवर्स हैं, वेंचुरी स्क्रबर्स हैं और साइक्लोन स्क्रबर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, गैसेस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स जो हैं वो हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक सिंपल मेथड है जिसमें गैसेस पोल्यूटेंट्स को एक लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। जो लिक्विड हम यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का गैसेस पोल्यूटेंट हमने रिमूव करना है। नाउ इस मेथड में क्या किया जाता है, एक पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम जो पास की जाती है एक लिक्विड से, जब वो उसके ऊपर से पास होती है तो उसमें से गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उस लिक्विड में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। हम उस लिक्विड के टेम्परेचर को और प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। हम हाई प्रेशर करेंगे तो वो गैस जल्दी डिसॉल्व होगी, और उसी तरीके से टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में वेरी करती है। सो इसी ये सिमिलर है जैसे कि ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में पानी में डिसॉल्व होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस जो हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वेट स्क्रबर्स। वेट स्क्रबर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वेट स्क्रबर्स पोल्यूटेड गैसेस को भी रिमूव करता है और पार्टिकुलेट मैटर को भी रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट। ना जो सेकंड मेथड है वो है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, ये डिफरेंट है एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन में जैसे कि गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, बट एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक सॉलिड सरफेस पे, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन है, सिलिका जेल है या एल्यूमिना है, उनके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। जैसे कि एक मैग्नेट जो है वो किसी मेटल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से एड्जॉर्बेंट जो होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करते हैं। उन गैस मॉलिक्यूल्स को बाद में रिमूव किया जा सकता है अगर हम उन एड्जॉर्बेंट्स को हीट करें या उनको वॉश करें। थर्ड मेथड जो गैसेस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना है जिसमें हम गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं या वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें और उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दें। कंडेंसेशन जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसको प्री ट्रीटमेंट मेथड भी बोलते हैं। इसको हम बाकी मेथड्स के स्टार्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन या इंसिनरेशन से पहले इसको यूज़ किया जा सकता है ताकि जो पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम है उसका वॉल्यूम कम हो जाए। सो जो कंडेंसर्स हैं ये देखा गया है कि दे हैव ए रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ मोर देन 50%। वो 95% तक जो है पोल्यूटेड गैसेस को रिड्यूस कर सकती हैं, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड जो है वो है इंसिनरेशन या सिंपली कंबशन। नाउ इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है या कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोल्यूटेड गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, उनको बर्न किया जाता है, और इस प्रोसेस में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं। डिफरेंट टाइप के इंसिनरेटर्स आजकल यूज़ किए जाते हैं जिसमें डायरेक्ट कंबशन या फ्लेयरिंग है, थर्मल इंसिनरेटर्स हैं और कैटालिटिक इंसिनरेटर्स हैं। कैटालिटिक इंसिनरेटर्स काफ़ी एफिशिएंट मेथड है जिसमें पोल्यूटेड गैसेस को जब बर्न किया जाता है वो डिफरेंट गैसेस को एक ही कैटालिटिक बेड में रिमूव कर सकते हैं। सो इंसिनरेशन लास्ट मेथड होता है पूरे गैसेस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें पायरोलिसिस है और गैसिफिकेशन है, हम उनको यहाँ टच नहीं कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ मेथड जिसको आप ऐड कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड करूँगा जल्दी जिसमें हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन या कमेंट हो तो आप काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।